हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 29 में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे संभाजी के बारे में। तो जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी जो दूसरी पत्नी होती है सोयराबाई, इनका एक और नाम रहता है जिसको इन्हें सई बाई के नाम से भी पुकारा जाता है। सई बाई के नाम से भी पुकारा जाता है। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद इनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राजा राम को रायगढ़ की गद्दी पर बैठा देते हैं। उन्हें छत्रपति घोषित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संभाजी भी थे। क्योंकि उस समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। इसलिए राजा राम को जो शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उनको रायगढ़ की गद्दी पे बैठा दिया जाता है। क्योंकि संभाजी उस टाइम कैद थे, कोई था नहीं, तो राजा राम को बैठा दिया जाता है। लेकिन जब संभाजी छूटकर जेल से मुक्त होकर आते हैं, कैद से मुक्त होकर आते हैं, तो वहाँ का एक पेशवा था प्रहलाद निराजी। तो तत्कालीन वहाँ का पेशवा था उस समय का प्रहलाद निराजी पेशवा। इसके सहयोग से रायगढ़ पर छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक अपना करवाते हैं। संभाजी मतलब राजा राम को हटा के खुद अब छत्रपति बन जाते हैं। डेट क्या थी? 30 जनवरी 1681 को खुद संभाजी छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक अपना करवाते हैं। उसके जो संभाजी रहते हैं, जब छत्रपति बन जाते हैं तो उनको अपने अष्टप्रधान के बारे में आप जानते होंगे। ये 8 अधिकारी होते थे जो राज्य के अलग अलग कार्यों का ध्यान रखते थे। इसमें लेकिन मुख्य शक्ति छत्रपति के पास ही रहती थी। जैसे जब शिवाजी थे तो सारा निर्णय, जो मुख्य फैसला होता था, वो छत्रपति के द्वारा ही होता था। तो जो अष्टप्रधान थे, संभाजी जब बनते हैं छत्रपति, तो उनको अपने अष्टप्रधानों पर भरोसा नहीं रहता है। तो अष्टप्रधान की जो सारी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने एक मित्र, घनिष्ठ सहयोगी कवि कलश, जो एक कन्नौज के एक ब्राह्मण रहते, उनको सौंप देते हैं। सारी अष्टप्रधानों की शक्तियाँ कवि कलश को सौंप देते हैं। अब यहाँ तक तो ये कार्य चलता रहा कि मतलब संभाजी गद्दी संभालते हैं, ऐसा सब चलता रहा। फिर उधर औरंगजेब अपने पुत्र मोहम्मद अकबर का पीछा करते करते ये दक्षिण में पहुंच जाते हैं, जहां मराठा साम्राज्य पनप रहा है। दक्षिण में पहुंच जाते हैं 1682 में। ये दक्षिण पहुंच जाते हैं 1682 में। फिर दक्षिण जब पहुंचते हैं तो ये 1686 में बीजापुर पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लेते हैं, और 1687 में गोलकुंडा पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लेते हैं। अब जब ये दोनों क्षेत्र पर औरंगजेब अधिकार कर लेता है, तो उसका मतलब ध्यान संभाजी की तरफ जाता है, मतलब मराठा साम्राज्य की तरफ जाता है कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे एक तरफ से मुगलों के लिए समस्या बन रहा था, मतलब एक बड़ी शक्ति बन के उभर रहा था। तो इससे औरंगजेब डर रहा था। उसका ध्यान अब मराठा साम्राज्य की तरफ गया। इसको दबा दिया जाए। शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसको डर था ऐसा ना हो उसके उत्तराधिकारी जो हों, उनके पुत्र बेटे जो भी हों, वो फिर से साम्राज्य को फिर से न पनपा लें। तो इसलिए औरंगजेब ने दबाव डालने के लिए संभाजी के पास मुकर्रब खां, जो इनका एक मुग़ल सैनिक था, इसके नेतृत्व में एक मुग़ल सेना संभाजी के पास भेजते हैं। संभाजी के पास कि जाओ संभाजी को समझाओ, कैद करो, पकड़ो,
ये इस खबर जैसे संभाजी को मिलते हैं, वो भी होशियार रहते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। भाग के मतलब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से निकल कर अपने सहयोगी कवि कलश, उनका जो सहयोगी रहता है कवि कलश, इसके साथ वो चले जाते हैं उत्तर की तरफ, मालवा चले जाते हैं, मालवा। फिर जब ये खबर मुकर्रब खां को मिलती है कि यहाँ से चले गए हैं, तो उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँचता है और संगमेश्वर, उज्जैन के निकट संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी और कवि कलश को कैद कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और कोड़ेगांव नामक स्थान पर औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये लो संभाजी और कवि कलश को मैंने पकड़ के ले आया। कोड़ेगांव नामक स्थान पर ये दोनों को औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत करता है। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब संभाजी को और कवि कलश को मुकर्रब खां औरंगजेब के समझ प्रस्तुत करता है कि मैंने गिरफ्तार करके ले आता है कि औरंगजेब के समझ लो तुम्हारे जिनको तुमने कहा था मैंने गिरफ्तार करके ले आया। तो औरंगजेब अब संभाजी के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मेरे प्रस्ताव को मान लो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और प्रस्ताव क्या देते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं संभाजी को, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। सबसे पहला कहते हैं इस्लाम स्वीकार कर लो। और दूसरा कहते हैं जितने भी किले हैं तुम्हारे पास उसका खजाना मुझे दे दो, मतलब खजाना मुझे दे दो। ये दो प्रस्ताव औरंगजेब संभाजी के पास रखते हैं और संभाजी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मान लूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये औरंगजेब बोलते हैं और संभाजी बोलते हैं ठीक है मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, उसको भी सुन लो। जब ये तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा शर्त मान लूँगा। तो अब संभाजी क्या बोलते हैं, संभाजी बोलते हैं कि जो तुम्हारी पुत्री है जेहू निशा उसके साथ मेरी शादी कर दो और मेरी संपत्ति ले लो, मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूँगा। ये प्रस्ताव रखते हैं और ये प्रस्ताव सुनते ही औरंगजेब का खून खौल उठता है, आग बबूला हो जाता है। अच्छा बेटा तुम ये बोलोगे, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी से शादी करोगे, एकदम गुस्सा में हो जाता है और संभाजी को वहीं पे मार देता है। और उसका सहयोगी जो कवि कलश रहता है उसको भी मार देता है। लो बहुत साथ दे रहे थे ना तुम भी चलो घर जाओ, इसको भी मार देता है। अब संभाजी की मृत्यु हो गई, कवि कलश भी गया। अब रायगढ़ पर मुगल सेना अधिकार कर लेगी, क्योंकि जब दोनों ही नहीं रह गए तो कौन अब क्या करेगा। रायगढ़ पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया और उस समय जो संभाजी के पुत्र साहू और माता यसुबाई, जो उस समय रायगढ़ के किले में थी, ये बात ध्यान रखिए, यसुबाई, ये दोनों को और छोटे भाई मदन सिंह को, ये तीनों को औरंगजेब कैद कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और आगामी 17.5 सालों तक साहू को अपनी कैद में 17.5 सालों तक साहू को अपने कैद में औरंगजेब रखता है। ये तो थी हमारे शिवाजी के प्रथम उत्तराधिकारी साहू जी की कहानी, कि साहू जी ने किस प्रकार पहले पन्हाला किले में कैद रहते हैं, फिर जब आते हैं तो अष्टप्रधान पर उनका भरोसा नहीं रहता है, इसलिए अपने परम मित्र कवि कलश को अष्टप्रधान के सारे अधिकार दे देते हैं। और जब औरंगजेब अपने बेटे का मोहम्मद अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण पहुंचता है तो देखता हुआ बेटा मराठा साम्राज्य का उत्थान हो रहा है। ये देखते हुए अब मराठा साम्राज्य में वो चेतावनी, एक घोषणा पत्र जारी करता है, जाओ मुकर्रब खां को भेजता है, जाओ तुम संभाजी को पकड़ के लाओ। और जब मुकर्रब खां संभाजी को पकड़ने भागता है तो संभाजी ये सुनते ही वो भी भाग लेते हैं और भागकर मालवा की तरफ जब भाग जाते हैं तो मुकर्रब खां भी जब आदेश मिला तो पीछा करेगा ही, वो भी सूंघते पहुंच जाता है भाई अपना उज्जैन के निकट संगमेश्वर नामक स्थान पर
पकड़ लेता है संभाजी को और पकड़कर कोड़ेगांव नामक स्थान पर औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। जब औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत करता है तो औरंगजेब उसके संभाजी के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या तो अपने सारे किलों का खजाना दे दो। ये 2 प्रस्ताव रखते हैं। तो संभाजी प्रस्ताव मानने के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपनी एक शर्त रखते हैं, ठीक है लेकिन तुम्हें भी अपनी बेटी जुम्मुनिसा से मेरी शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही औरंगजेब का खून खौल जाता है। वो संभाजी और कवि कलश उनका जो मित्र रहता है उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है, मर्डर कर देता है। और फिर उन रायगढ़ पर अधिकार कर उनका भाई छोटा भाई मदन सिंह और पुत्र साहू और माता यशोबाई को गिरफ्तार कर लेता है। ये कहानी थी हमारी संभाजी की। अब अगले पार्ट में पार्ट 30 में शिवाजी के दूसरे उत्तराधिकारी हम राजा राम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाया जाए। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा।